वहाँ ऊपर जीरो, जब ऊपर जीरो हो नीचे जीरो के पास हो कुछ बहुत, तब उसका आंसर जीरो आता है। लेकिन अगर ऊपर नॉन जीरो और नीचे जीरो के बहुत कुछ पास हो तो इनफाइनाइट। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। सबसे पहले समझ लेते हैं अवकलन और अवकलज का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो यार, तो इसको हम बोलेंगे कि भाई ये लेफ्ट हैंड वाला अवकलज यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना। तो एफ डैश सी की जगह एफ डैश सी नेगेटिव का हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, कैसे? देखो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, जब आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे होगे तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और जब आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे होगे तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। दोनों में अंतर नजर आ रहा है? हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। देखो यार, इससे पहले कि मैं ये लेक्चर शुरू करूँ, इसके आगे पढ़ाना शुरू करूँ, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप में से कितने बच्चों को ऐसा लगता था अब से पहले तक कि अवकलन और अवकलज सेम है या फिर अलग है। मतलब कितने बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन थी, क्योंकि कई बार देखा होगा है ना, कहीं कहीं आपको अवकलन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं आपको अवकलज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कि क्या ये दोनों सेम है ना। तो आप में से कितने लोगों को ये कन्फ्यूजन थी, आप कमेंट में एक बार लिख देना। फिलहाल जितनी भी कन्फ्यूजन है आपको अवकलज अवकलन से लेके है ना को लेके, ये लेक्चर आपकी वो सारी कन्फ्यूजन दूर कर देगा है ना। वेलकम इन हिंदी मीडियम आर्मी। आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपकी जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2 है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन इसके क्वेश्चंस शुरू कराने से पहले मैं आपको वो सारी बेसिक बातें बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप ये क्वेश्चन करते हुए कोई दिक्कत महसूस ना करो। मतलब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि अवकलन क्या होता है, अवकलज क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर सी पर कोई फलन का अवकलज निकालना है तो उसका क्या मीनिंग होता है, कैसे वो डिफाइंड होता है, अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं, अवकलनीयता मतलब क्या रखती है, मतलब अवकलनीयता का क्या मतलब है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, ये सब चीज़ें तो बताऊंगा ही। साथ ही साथ कौन कौन से फॉर्मूले आपको है ना आने चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस कर पाओ, कौन कौन से नियम आपको पता होने चाहिए ताकि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, है ना। जो डिफरेंशिबिलिटी है उसका अलजेब्रा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको सिर्फ क्वेश्चन ही देखना है ना, किसी क्वेश्चन में फंस गया था इसलिए यहाँ पे आया हुआ है, तो जो टाइम लाइन है वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करो, जो भी क्वेश्चन देखना है आप डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं भैया। यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं अवकलन और अवकलज का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो यार, अवकलन क्या है? अवकलन ना प्रक्रिया है, यानी कि अवकलज निकालने की जो प्रक्रिया होती है, अवकलज निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं अवकलन। और अवकलज क्या है? इस प्रक्रिया के बाद जो रिजल्ट मिलता है यानी जो परिणाम मिलता है उसको हम बोलते हैं अवकलज, है ना। ये मैं आपको एक सिंपल उदाहरण समझाता हूँ। मान लो आपको खीर बनानी है, तो भाई खीर बनाने के लिए आप सारा इंतजाम करोगे है ना, चावल चीनी दूध जो भी है मतलब है ना, गैस जलाओगे, फिर उसको है ना सब कुछ है ना पकाओगे अच्छे से, उसके बाद खीर बन के तैयार होगी। तो जो ये खीर बनाने की प्रक्रिया है इसको आप समझ सकते हो अवकलन जैसा। और एंड में आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, जब आप खीर बना ले रहे हो, पूरी प्रक्रिया खत्म हो जा रही है तो एंड में आपको खीर मिल रही है ना, तो एंड रिजल्ट जो है यानी परिणाम जो है वो क्या है? खीर। तो खीर को आप थोड़ी देर के लिए कंपेयर कर सकते हो अवकलज, है ना, उस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो मतलब क्या है कि अवकलन क्या हुई? प्रक्रिया, और अवकलज क्या हुआ? जो रिजल्ट मिला हमें बाद में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप याद रखना कि अगर अपने पास कोई फलन है एफ ऑफ एक्स, तो जो इसका अवकलज है उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे एफ डैश एक्स से या फिर डी वाई बाई डी एक्स से, है ना। ऐसे ही तो हम है ना इसको डिनोट करते हैं, कैसे भी कर लो। तो ये जो एफ डैश एक्स है ना सर, इसका जो अवकलज का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको कक्षा 11 में बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जहाँ पे मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव एक्सप्लेन किया था। तो आप ना एक काम करना यार, इस चैप्टर से पहले वो चैप्टर जरूर देखना, क्योंकि लिमिट्स का भी आपको काम पड़ेगा, यहाँ पे डेरिवेशन का भी आपको काम पड़ेगा, है ना, डेरिवेटिव का भी काम पड़ेगा। तो वो चैप्टर जरूर देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है अच्छे से। फिलहाल मैं हल्का सा आपको याद दिला दूं, मैंने कहा था कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई है तो एक्स क्या है? इनपुट, तो वाई को क्या समझो? आउटपुट। मतलब अगर हम एक्स इनपुट देते हैं इस फलन को तो ये वाई आउटपुट देता है। तो इसके अवकलज का मतलब क्या हुआ कि किसी इंस्टेंट पे कहीं पे है ना, अगर हम x में हल्का सा बदलाव करें यानी इनपुट में हम थोड़ा सा चेंज करें, तो उस चेंज की वजह से y यानी कि आउटपुट में क्या चेंज आएगा उसको हम कैसे माप सकते हैं? उसको हम इस प्रक्रिया अवकलन द्वारा, या फिर जो हम इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो डेरिवेटिव निकालते हैं उससे हम बता सकते हैं कि अच्छा है ना, इनपुट और आउटपुट में इतने चेंज का कुछ रेशो टाइप का है। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ से है ना, अगर आपको डिटेल में जानना फिर से बोल रहा हूँ वहीं से देखना। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई इसके अवकलज को हम एफ डैश एक्स से दिखा रहे हैं,
है ना, कहीं किसी भी इंस्टेंट पे। मान लो किसी खास पॉइंट सी पे ही अगर हमें इसका अवकलज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम इस x की जगह क्या पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे। तो जो एफ डैश एक्स था ये कैसा नजर आएगा, एफ डैश सी नजर आएगा। और एफ डैश सी कैसे डिफाइंड होता है कि भाई देखो, अगर एफ ऑफ एक्स है ना, इसमें x की जगह c पुट करोगे तो इनिशियली एफ ऑफ c देगा। अगर आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया c में तो ये c प्लस एच जैसा नजर आएगा, जहाँ पे h बहुत छोटी वैल्यू है, यानी h जीरो को अप्रोच कर रहा है ना। तो अगर इनमें चेंज की बात करें तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली आपको ये मिल रहा है, इनिशियली ये मिल रहा है, तो फाइनल में से इनिशियल घटाओ, एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी। और ये चेंज किसके हिसाब से हो रहा है, आपने हल्का सा बदलाव किया है h, यानी h के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन या परिभाषा। ठीक है, कि एफ डैश सी का क्या मतलब होगा। एफ डैश सी क्या मैंने लिख भी दिया है, सी पर फलन का अवकलज है ये। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर आपको समझ में आई तो अब कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई अवकलनीयता चेक करो। अवकलनीयता का क्या मतलब है कि फंक्शन वहां पे है ना, उसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता, है ना, यानी कि इसका अवकलज निकाला जा सकता है या नहीं। अगर अवकलज एग्जिस्ट करता है तो हम बोलेंगे अवकलनीयता है, नहीं तो फिर वो अवकलनीय नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो ये आप कैसे चेक करोगे मैथमेटिकली। आपको अगर मान लो किसी बिंदु सी पर चेक करने को बोला जाए तो पहली बात याद रखना सी इसके प्रांत में होना चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना होता है, जैसे आप लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। क्या मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, देखो मैंने भी क्या बोला कि भाई एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, फंक्शन का अवकलज, है ना। अब इसी एक्स की जगह अगर आप सी पुट कर दो तो इसका मतलब है कि सी पर फंक्शन का अवकलज। अब जो सी पर फंक्शन का अवकलज है, अगर आप सी से थोड़ा पीछे जाओगे तो क्या मिल जाएगा, एफ डैश सी की जगह मिल जाएगा एफ डैश सी नेगेटिव। तो इसको हम बोलेंगे कि भाई ये लेफ्ट हैंड वाला अवकलज है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना। तो एफ डैश सी की जगह एफ डैश सी नेगेटिव का हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इसी तरह से एफ डैश सी पॉजिटिव है ना, अगर आप सी में हल्का सा आगे कर दो, सी को राइट से अप्रोच करो तो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि ये सी प्लस आ गया। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ यार, ये तार फंस गया यहाँ पे माइक्रोफोन वाला। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी एफ डैश सी नेगेटिव है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, लिमिट एच गोज टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव को करते कहते हैं सी प्लस एच, है ना, और यहाँ पे एच आता है, यानी कि यहाँ पे माइनस एच डिवाइड बाई माइनस एच, और यहाँ पे प्लस एच करोगे और यहाँ नीचे एच आएगा, है ना। आपकी किताब में कैसे दिया गया है, आपकी किताब में ना उन्होंने यहाँ जीरो नेगेटिव और जीरो पॉजिटिव करके दिखा रखा है, वो एक ही बात है यार, बस सोचने का तरीका अलग है। जीरो नेगेटिव कहने का मतलब है एच जीरो को ही लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस एच के अंदर ही छुपा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगाया उन्होंने, प्लस लगा रखा है, वहाँ भी प्लस लगा रखा है ना। बट मैं आपको ऐसे लिखवा रहा हूँ क्योंकि ऐसे आपको समझाना ज़्यादा आसान रहता है यार। इसको छोड़ो अभी नेगेटिव पॉजिटिव, वो जो नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीज़ थी यहाँ बैलेंस हो जाएगी। एच को हर केस में हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे एच इक्वल टू है 0.000 डैश 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 डैश, कहीं पे 1 आता होगा। एच को आपको पॉजिटिव मान के चलना है। जो लेफ्ट और राइट से अप्रोच करने की बात है वो ये माइनस बैलेंस कर लेगा, तो वो टेंशन मत लेना यार। बात समझ में आ गई। फिलहाल देखो, तो ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, वो हो गई राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब यदि लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं डेरिवेटिव है ना, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ रहा है सी पर, तो हम कहेंगे कि जो फलन है वो सी पर अवकलनीय है। अगर नहीं आ रहा है यानी अन्यथा हम बोलेंगे नहीं है। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो, ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इतने के बाद अब देखो इन दोनों में ये मतलब इन सब में ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी कॉमनली यूज होता है, और इसी का एक भाई भी है यहाँ पर, इसी का एक भाई भी है। भाई इसका क्यों है समझा देता हूँ। ठीक है, देखो अभी इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूँ कि फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे होगा, ये दोनों सिमिलर दिखते हैं, यहाँ नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे अगर आपने ध्यान ना दिया हो तब आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आपको करना क्या है साहब, देखो जरा ध्यान से देखना। ठीक है, एक मिनट, थोड़ी सी जगह और बना लूँ, है ना। आपको अब जरा ध्यान से देखना। अगर आपको दे दिया जाए कि भाई x रेज़ टू द पावर 5 का डेरिवेटिव निकालो या फिर 5 की पावर x का, है ना, तो ये दोनों क्वेश्चन देखने में एक जैसे लग रहे हैं, है ना, बट ये अलग अलग है भाई, है ना। इसका डेरिवेटिव निकालना एक अलग तरीका, इसका डेरिवेटिव निकालोगे एक अलग तरीके से। ठीक है, कैसे, देखो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, जब आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे होगे तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और जब आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे होगे तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। दोनों में अंतर नजर आ रहा है। अंतर यह है साहब कि यहाँ पे x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है ना, ये अचर है, ये चर है, वो अचर है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे क्या है, ये अचर है, वो चर है भाई।
यहाँ पर ए क्या है, ए पॉजिटिव अचर है सर, तब वो फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर मैं इसको करने बैठूँ भाई, अगर मैं इसको करने बैठूँ तो देखो क्या देता है ये फॉर्मूला, अगर x रेज़ टू द पावर n है, जहाँ पे ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, n को पहले लिखोगे और x की पावर जो भी n था उससे एक कम करके लिख दोगे। बात समझ में आ गई, उससे एक कम करके लिख दोगे भाई। यानी कि यहाँ पे जैसे n है 5, तो 5 लिखोगे और x की पावर 5 से कम कर दोगे, 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको करने बैठूँ ना भाई, इसको करने बैठूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या देगा, यहाँ पर आप देखोगे तो a की पावर x है ना, तो a की पावर x एज इट इज़ पहले तो ये दे देगा, फिर log a आ जाएगा, a क्या ये चीज़ 5। तो दोनों अलग अलग तरीके से होंगे भाई, तो एक जैसा समझने की गलती तो बिल्कुल मत कर देना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेना, आपको ऐसा दिया गया, ऐसा दिया गया है ना, यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, उसके हिसाब से डिसाइड करना ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला। तो पहली गलती तो बच्चे यही कर देते हैं कई बार, है ना, शुरुआत में तो खैर 1-2 बार ऐसा कर देते हैं, बट आप नहीं करना ऐसा। ठीक है, अच्छा और आगे चलें अब, और आगे चलें, यही फॉर्मूला अगर आप यहाँ अप्लाई करोगे ना, तो डी बाई डी है ना, डी डी एक्स को अगर मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो ये 1 देता है भाई, ये भी बहुत जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है, और अगर रूट एक्स हो ना, इसी से हो जाएगा भाई, देखो रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर हाफ, है ना, तो अगर आप करोगे एन की पावर हाफ लेके तो यही रिजल्ट मिलेगा आपको, है ना, मतलब कि असलियत में ये दोनों फॉर्मूले ना उसी का पार्ट है, ये दोनों फॉर्मूले इसी से ड्राइव होते हैं। बट मैंने जानबूझ के इनको डायरेक्ट क्यों लिख दिया, इनको जानबूझ के डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि ये कई बार आपको देखने को मिलेगा भैया, तो आप ना अभी से दिमाग में बिठा लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है यार, अगर मैं इसको करने बैठूंगा, है ना, तो 1 को पहले लिख दूंगा, फिर x की पावर 1 माइनस 1 अगर वो फॉर्म लगाऊंगा तो x की पावर 0 1 होता है, 1 × 1 1, यानी उसी से आ जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से ये भी देखो, रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ, रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ, तो अगर मैं n की वैल्यू हाफ लूँ तो पहले n आ जाएगा यानी हाफ आ जाएगा, फिर x की पावर n-1 यानी 1/2 में से 1 माइनस करोगे -1/2 बच जाएगा, -1/2 का मतलब क्या, नीचे जाके 1/2 बन जाएगा ये, है ना, नीचे जाके x की पावर 1/2 मतलब हाफ रूट x। ठीक है, तो वही बनना है यार। तो बट ये चीज़ हम बार बार नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ना बहुत बार आपको रूट में समथिंग देखने को मिलेगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसको अलग से याद रखोगे भाई। मैं फिर से चाहो तो लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखना, आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा। ठीक है, और अगर कोई अचर है तो उसका 0 आता है, अगर कोई अचर है तो उसका 0 आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे d/dx निकालने जाऊँ 5 का तो वो आ जाएगा 0, d/dx निकालने जाऊँ, है ना, 6 का, तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, लेकिन सोचो कि क्या हो कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ करना है, d/dx यहाँ पे 5 है लेकिन उसके साथ x की पावर 2 है, अब क्या होगा, अब इस 5 का डिफरेंस 0 मत लिख देना, है ना, अभी 5x² है तो 5 बाहर आ जाएगा और x² का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में आएगा, x² डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। तो इस तरह से करेंगे उसको। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें आप याद रखना यार, है ना, ये सब चीज़ें आप याद रखना। ठीक, इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी है उनका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक का सेक एक्स टेन एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से, है ना, सारे हुए नहीं क्या, कोई रह गया, 1 2 3 4 5, है ना, एक रह गया, किसका रह गया भाई, टेन एक्स का रह गया, है ना, टेन एक्स का रह गया। चलो यहाँ लिख देता हूँ, d/dx टेन एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये भी याद रखना भाई, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, और e⁻x का e की पावर x होता है ना, ln x का 1/x होता है ना, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद रखना। इसके अलावा, है ना, यहाँ पे कुछ नियम पढ़ने कि 2 अलग अलग चीज़ें हैं प्लस माइनस में और इनका पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, 2 अलग अलग फंक्शन है, इनका डिफरेंशिएशन करना है। अगर ये प्लस माइनस में है भाई तो u का अलग डिफरेंशिएशन निकाल दो और v का अलग से निकाल दो। और अगर मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, u × v इस पूरे का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसमें देखो पहले u का डिफरेंशिएशन निकाल दो, v × में आ जाएगा प्लस, u ऐसे रहेगा, v × में आ जाएगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। और कोसेंट रूल क्या है सर, कि अगर u/v है और इस पूरे का डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर है पहले उसका, नीचे वाला मल्टीप्लाई माइनस, ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाला
का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई और नीचे जो भी है उसका स्क्वायर कर दो। इसे हम बोलते हैं कोसेंट रूल या भागफल नियम। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो यार ये सब ना रूल अभी जब हम यूज़ होंगे तो कर लेंगे, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ना, स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन में लगभग जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे सब में यूज हो ही होगा। चेन रूल, श्रृंखला नियम। चेन रूल का मतलब क्या होता है? तो कब लगता है? पहले तो जब फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन, नहीं फंक्शन का कॉम्पोजिशन हो, संयोजन हो, है ना, जैसे फॉग गोफ होता था। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तब हम इस नियम को लगाएंगे। जैसे मान लो कि f है एक फंक्शन, इस f के अंदर एक दूसरा फंक्शन है g, और इस g के अंदर एक तीसरा फंक्शन है h। तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आप इसमें सिंपल सा एक बाहर से बात याद रखो कि आप बाहर से तीर मारो अगर, तो जिसको तीर पहले लगेगा वो बाहर होगा। भाई देखो ना, फंक्शन सबसे बाहर वाला उसके अंदर, तो अंदर वाला सबसे सुरक्षित है, सबसे पहले तीर सबसे बाहर वाले को लगेगा, यानी कि सबसे बाहर क्या मिल रहा है, बाकी सब उसके अंदर है। ठीक है, तो हम f का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? इसके लिए मैंने यहाँ देखो तामझाम लिख रखा है, मतलब कुछ लिखा नहीं है, ऐसी डैश 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 करके छोड़ दिया, अभी समझाऊंगा ऐसा क्यों है। इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे, तीर f के बाद किसको लगेगा? g को, अगर तीर अंदर तक जाएगा g को, यानी फिर g का इनटू में g का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। यहाँ भी मैंने तामझाम लिख रखा है कुछ, है ना, एक्स वाई जेड ऐसा कुछ नहीं लिखा। फिर और अंदर जाएंगे तो h मिलेगा, h तो x की फॉर्म में है, तो जब हमें x मिलना चालू हो जाए सिर्फ x, तो मैं डी बाई डी एक्स, फिर इस x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी मैं इस पे एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आएगा। लेकिन होगा क्या सर? अब ये तामझाम क्या है वो समझा देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल समझाता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो भी f के अंदर है, थोड़ी देर के लिए इसको मान लो कि ये x होता, यानी fx होता, तो fx का डिफ्रेंशिएशन क्या, यानी इस चीज़ को सोचो कि अगर ये x होता तो fx का डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते? जो जहाँ जहाँ x आता बस वहाँ पे पूरा तामझाम लिख देना, हाँ, क्योंकि x असली में है नहीं, है ना। हाँ, अगर होता तो हम सोच रहे थे। ठीक है, फिर अंदर आएंगे g के पास। अब g के अंदर जो भी है भूल जाओ, सोचो कि अगर यहाँ पर भी x होता तो gx का डिफ्रेंशिएशन कैसे निकलता, है ना। बस जहाँ जहाँ x है वहाँ x मत लिखना, उसके अंदर जो है वो तामझाम लिख देना। ठीक है, फिर जब x मिलना चालू हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप कहोगे यार सर ऐसे समझ में नहीं आया, आप क्या बोल रहे हो यार। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बस टेंशन मत लेना। देखो मैं समझाता हूँ कि अगर मान लो, है ना, ये एग्जांपल मैंने आपको बहुत पहले भी दिया था, सेम एग्जांपल, साइन एक्स क्यूब है ना, साइन एक्स क्यूब है, और इस पूरे का मान लो, है ना, इस पूरे का मान लो स्क्वायर है, और इसका अपने को क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है, इसका अवकलज निकालना है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे बाहर वाला जो फंक्शन होगा ना उसे हम बोल रहे हैं f, सबसे बाहर, बाकी सब उसके बच्चे उसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यार इस सब पे स्क्वायर लगा, इस सब पे क्या लगा? स्क्वायर, यानी कि इसके अंदर जो भी तामझाम है भाई, जो भी तामझाम है, आप उस तामझाम को सोचो, अगर वो x होता, अगर ये सारा x होता तो ये x का स्क्वायर नजर आता। तो मैंने वही कहा कि इसके अंदर जो भी है आप उसको थोड़ी देर के लिए x समझना। तो अगर ये x स्क्वायर नजर आता तो भाई x स्क्वायर में तो ये वाला फॉर्म लगेगा, x की पावर 2, तो 2 पहले, x की पावर 2 - 1 यानी 1, 2x आ जाएगा ना। तो ये क्या आ जाता? ये आ जाता, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, अब मैं इसको, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ, तो ये आ जाता 2 टाइम्स ऑफ x, यानी तामझाम। बट असलियत में ये x थोड़ी है यार, असलियत में तो x नहीं है ना। मैंने कहा इस डब्बे का स्क्वायर, ये जो डब्बे है इसका स्क्वायर होता, इसको x मानो तो x का स्क्वायर नजर आता, बट ये डब्बे में x नहीं है भाई। तो आप क्या करोगे? मान कैसे चलोगे? जैसे वो x होता तो कैसे करते हम उसका डिफरेंशिएट, 2 इंटू में बड़ा सा x, बट वो x नहीं है भाई, वो क्या है? साइन एक्स क्यूब है। तो वहाँ पे x ना लिख के क्या लिखोगे? साइन एक्स क्यूब लिखोगे। फिर इंटू में क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे इंटू आ गया, अंदर वाला जो g मिल रहा है। अब स्क्वायर के अंदर आओ, है ना, स्क्वायर के अंदर एंट्री करेंगे, अब स्क्वायर भूल जाओ। अंदर आपको एक फंक्शन मिलेगा साइन समथिंग। अब साइन समथिंग मतलब इसके अंदर का जो तामझाम है, भले वो एक्स क्यूब है, इसको आप थोड़ी देख लिया, आप समझो एक्स होता है या थीटा होता। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो इसको आप समझोगे कॉस एक्स, मतलब एक्स तो नहीं है लेकिन भाई देखो ना, ये एक्स तो नहीं है। ट्रीट वैसे ही करोगे जैसे एक्स होता तो कोस एक्स आता, लेकिन ये एक्स तो नहीं है ना भाई। एक्स नहीं है तो क्या करोगे? इसकी जगह यही लिख दोगे। ट्रीट वैसे ही करोगे जैसे वो एक्स होता, बट लिखोगे वही एक्स क्यूब। फिर इंटू में और गए थे अंदर, एच मिला था। अब एच क्या है? अब साइन का थीटा, भाई थीटा की तरह तो यूज होता है, तो साइन के अंदर था ये, तो मतलब अब एक्स क्यूब पे आओगे। एक्स क्यूब का अब डिफरेंशिएशन देखोगे, एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा? 3x स्क्वायर।
और एंड में आप x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब इसके पीछे की अगर प्रोसेस मैं आपको समझाऊँ ना, तो ये जो चीज़ मैंने लिखी, अब मैं थोड़ा और एक अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि रिजल्ट आया कैसे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दिया। बट इसके पीछे कहानी ये थी कि अंदर वाले को मैंने x समझा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। लेकिन अंदर वाला x नहीं था, तो लिखना भी x मत, वही लिखना, भले समझना x थोड़ी देर के लिए। तो अंदर वाला x तो नहीं था ना, तो ये था साइन एक्स क्यूब। इनटू में मैंने फिर क्या किया, ध्यान से देखना, इनटू मैंने कहा कि ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर के अंदर आएंगे तो g मिलेगा ना, तो यानी कि इनटू में d/dx इस g का हो जाएगा है ना। ये क्या है, साइन एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो जाएगा साइन एक्स क्यूब। फिर इनटू में इसके भी अंदर जाएंगे ना, तो d/dx किसका हो जाएगा, x क्यूब का हो जाएगा। फिर d/dx, यहाँ पे x का क्यूब था ना, किसका क्यूब है, x का, तो अंदर सबसे जाके x मिलेगा। तो अब अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ थी, ये तो देखो सेम उतार दिया है ना, d/dx साइन एक्स क्यूब। अब साइन थीटा समझो, साइन एक्स समझो थोड़ी देर के लिए अगर इसे, क्योंकि ट्रीट एक्स की तरह करना है, तो इसका आता कॉस एक्स, लेकिन बस x को, क्योंकि वो x नहीं है, x क्यूब है, तो x क्यूब से रिप्लेस कर दोगे। फिर यहाँ आओगे तो x क्यूब का क्या होगा भाई, 3 पहले आ जाएगा, x का 3 - 1 है ना, जो n है पहले आएगा, x की पावर 3 में से 1 कम 2 आ गया। फिर x का x से रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये मैंने आपको बताया। तो ये आएगा भाई फाइनली, ये है चेन रूल। अब बहुत जगह इस्तेमाल होगा, आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना, है ना, बहुत जगह ये इस्तेमाल होगा, तो ठीक है, टेंशन मत लेना। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो ये इस तरह से करते हैं चेन रूल को। और अभी थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे, है ना। आप याद रखना, इससे पहले मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी सिखाई थी 5.1 में, ठीक है ना, 1 मिनट ऑन है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी तो आपको चेक करनी आ गई। आप डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है कि अगर आपको एक नियम रखना है, एक प्रमेय है, थ्योरम है, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहीं पर, है ना, कहीं पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो पक्की बात है वो फंक्शन वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस भी रहा होगा। यानी कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी है तो ये इंप्लाई करती है कि वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी भी रहेगी भाई। यदि कोई फलन x बराबर a पर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो वह उस बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस यानी संतत भी होगा। यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी बताती है कॉन्टिन्यूटी को, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। यानी कि अगर कोई फंक्शन कहीं पे सतत है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इस निशान को ऐसे काट रखा है भाई, कि ये हमेशा इंप्लाई करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि यदि कोई फलन कॉन्टिन्यूअस है तो यह जरूरी नहीं है कि वह फलन डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ये पक्का है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और इनका अलजेब्रा बिल्कुल वैसे ही चलेगा कि अगर fx और gx कहीं पे डिफरेंशिएबल थे, डिफाइंड थे, सब कुछ था, मतलब पूरा डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो fx प्लस gx भी डिफरेंशिएबल होगा, fx माइनस gx भी डिफरेंशिएबल होगा, fx इंटू gx भी डिफरेंशिएबल होगा। ये कोमा नहीं है यहाँ पर, यह इंटू है, ठीक है। और fx बाई gx भी डिफरेंशिएबल होगा, बशर्ते नीचे जो भी है वो जीरो नहीं होना चाहिए, gx जीरो ना हो, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया, फॉर्मूले जो यूज होंगे समझा दिया। यहाँ पे कह रहा है प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। अवकलन ना मतलब वो प्रक्रिया करनी है, और प्रक्रिया के बाद जो मिलेगा वो रिजल्ट अवकलज होगा हालांकि, है ना, बट हमें जो पूरी प्रक्रिया करके दिखानी है, यानी अवकलन निकालना है, अवकलन करना है ना, निकालना अवकलज है। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से फिर से बोल रहा हूँ, जिसको अवकलन अवकलज के बीच में डिफरेंस नहीं पता, फिर से यार वो देख लेना, है ना, जो भी समझाया मैंने आपको। अब यहाँ पर सबसे पहले जो भी दिया गया है ना, मान लो कि ये y है, ठीक है। तो माना y बराबर क्या है, y बराबर है साइन x रेज टू द पावर 2 + 5, है ना, y मतलब f(x) इतना दिया गया है। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष में निकालना है, ठीक है, मतलब अवकलन करें तो पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे। तो हमें लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हम जो करेंगे वो अवकलज नहीं होगा, अवकलज तो रिजल्ट होता है ना, वो अवकलन होगा, अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये कैसा नजर आएगा, ये नजर आएगा ऐसा, dy/dx इज इक्वल टू। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा भाई, है ना, क्यों, क्योंकि हमने नियम ये पढ़ा हुआ है ना, हमने नियम क्या पढ़ा हुआ है, हमने नियम ये पढ़ा हुआ है भाई
कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स अगर हो तो ये कॉस एक्स होता है, लेकिन भाई वो एक्स होना मतलब क्या कि जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, जैसे एक्स को एक्स के थीटा क्या है एक्स, तो यहाँ पे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो वहाँ पे साइन एक्स ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट तो आप इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, है ना, लेकिन यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है जरा देखना, डी बाई डी एक्स वाई की जगह क्या है भाई, वाई की जगह है साइन, है ना, वाई की जगह क्या है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो कहने का मतलब है कि यार वो फॉर्मूला तो तब लगेगा ना जब वहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए। अब वहाँ एक्स प्लस 5 है लेकिन यहाँ एक्स है, तो यहाँ चेन रूल लगेगा। चेन रूल में मैंने आपको क्या बताया था कि आप थोड़ी देर के लिए समझ लेना कि यहाँ पे मान लो एक्स ही होता तो क्या आता, यहाँ पे अगर एक्स ही होता तो यहाँ पे आता कॉस, है ना, यहाँ पे क्या आता कॉस एक्स, तो यहाँ पे आता कॉस एक्स, बट आप एक्स मत लिखना, आप तो वही लिखना जो भी इस डब्बे के अंदर है। बात समझ में आ रही हो, इस डब्बे के अंदर क्या है भाई, इस डब्बे के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन फिर कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, चेन रिएक्शन की तरह कुछ यहाँ पे चेन रूल शुरू हो जाएगा कि मतलब वो एक्स नहीं था, क्योंकि वो एक्स नहीं था, देखो एक्स होता तो यहीं पे कहानी रुक गई होती, बट क्योंकि एक्स नहीं था तो वापस से यहाँ पे डेरिवेटिव निकालोगे जो भी अंदर है उसका, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ठीक है भाई, तो ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगी एज इट इज़, लेकिन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, है ना, और 5 का क्या होता है 0 होता है, 5 तो कांस्टेंट है ना, नहीं 0 होता है। ठीक है, तो यानी कि जो 2x है मैं इसको शुरुआत में ही लिख देता हूँ, है ना, क्या हो जाएगा 2x। फिर से समझा देता हूँ, ये लिखने का मतलब है ना, अगर ब्रैकेट में है तो इसका मतलब है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस, ये डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अलग से निकाला है और डी बाई डी एक्स इस 5 का अलग से निकाला है, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब आपको पता है एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 5 का 5 कांस्टेंट है, अभी मैंने कहा था अचर होगा तो 0, है ना, तो ये आ जाएगा। चलो चलो यार, क्योंकि हम पहली बार ही कर रहे हैं ना तो मैं पूरा स्टेप ही करके दिखाता हूँ, है ना, ये आ गया। इसके बाद चलो मैं एक बार कर ही देता हूँ इनटू, है ना, इनटू, देखो इसका मतलब है ये है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, हर बार ऐसे पूरा स्टेप नहीं करूँगा यार, है ना, बट अभी क्योंकि ये पहला ही सवाल था तो मेरे को लगता है कि सही रहेगा कि मैं पूरा ही समझा दूँ, जब आपका बेस बन जाएगा फिर शॉर्टकट अपनाएंगे, है ना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और इसका हो गया कांस्टेंट था तो 0, है ना, तो 2x प्लस 0 तो भैया 2x ही होता है, तो मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ ताकि ऐसी कन्फ्यूजन ना हो जाए कहीं वो भी तो थीटा नहीं है ना, वो थीटा नहीं है भाई उसका, तो ये है, और यहाँ पे आएगा कॉस एक्स, थीटा से भी इतना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आ गया इसका अवकलज डी वाई बाई डी एक्स, और जो हमने किया है वो अवकलन है, मतलब प्रक्रिया अवकलन है, रिजल्ट जो मिला ये अवकलज है। ठीक है, पर हमें पूरी प्रक्रिया करके दिखानी थी, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। पेपर में ये क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा भाई, इतना छोटा सा, अगर ठीक है 1 नंबर से ज़्यादा में आया तो आप ऐसे पूरी प्रोसेस करके दिखाना, लेकिन अगर ये 1 नंबर में आया तो डायरेक्ट लिखोगे भाई, डायरेक्ट क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे, देखो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, है ना, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स की जगह बस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इनटू में क्या लिखोगे अंदर वाले का डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का 2x 5 का 0, बस एक लाइन में खत्म यार, है ना, वही रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आई तो आप ऐसे आगे बढ़ सकते हो। तो ये था पहला प्रश्न। अब अगर मैं बात करूँ दूसरे की, तो दूसरे में फिर से क्या करोगे यार, वही जो अब तक करते आए हम, सबसे पहले आप लिखोगे माना, ठीक है, माना y बराबर क्या है, कॉस के अंदर जो थीटा होता है, थीटा की जगह साइन x है ना। अब यहाँ पे आप लिखोगे x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर दूं एक बार में क्या, देखो कॉस अंदर समझो x होता, अगर है ना, आपको पता है फॉर्मूला जो यूज इस्तेमाल होगा इसमें वो कौन सा इस्तेमाल होगा कि भाई डी बाई डी एक्स कॉस एक्स अगर होता है तो ये आता है माइनस साइन एक्स, है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, इस पूरे को x समझोगे, मतलब x की जगह x ना लिख के यही लिखोगे जो अंदर था, मतलब कि यहाँ पे अगर x होता तो यहाँ पे x आता ना,
बट वो x नहीं है भाई, ठीक है। इनटू में क्या करोगे, इस अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन, है ना। अब चाहो तो ऐसे यार लिख के दिखाओ एक स्टेप कि भाई यार देखो इसका कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट यार साइन एक्स का कोस एक्स होता है वो भी लिख सकते थे डायरेक्ट, है ना। अब आप 12th में हो, हर एक स्टेप इतना ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे छोटे छोटे स्टेप भी करके दिखाओ, बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ तो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, और एक्स का क्या होगा 1, है ना। हालांकि हम इस एक्स का भी करते हैं इनटू में डी बाई डी एक्स एक्स, बट वो 1 ही होता है इसलिए कहीं पर लिखते नहीं हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, बात समझ में आ गई यहाँ तक, ये फॉर्मूला जो इस्तेमाल हुआ था इसमें, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको हटा ही देता हूँ मैं। अब आ जाओ आगे। अब अगला क्या है, देखो इसको सबसे पहले आप लिखोगे माना, ठीक है, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स, है ना, क्या हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स, पूरा लिख ही दो पहले, साइन ए एक्स प्लस बी। तो ये क्या होगा, है ना, साइन का क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, लेकिन फिर डी बाई डी एक्स इनका भी होगा, है ना, इनको आप अलग अलग कर लो, मतलब ए एक्स प्लस बी का भी होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स भाई ए कांस्टेंट है भाई, और एक्स का 1 होता है ना, एक्स का 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, और इस बी का कितना हो जाएगा 0। जिनको नहीं समझ में आया समझा देता हूँ। देखो आप चाहोगे ना तो इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको अलग से करोगे, क्योंकि बीच में प्लस है ना भाई, प्लस है ना। तो यहाँ पे हमने नियम भी तो पढ़ा था ना प्लस वाला, याद आ रहा है ना, कि अगर प्लस में होंगे तो अलग अलग कर सकते हो, तो वही है यार ये नियम, ठीक है, समझा ही देता हूँ पूरा। तो यहाँ से कहाँ गया भाई, यहाँ से क्या करोगे, डी बाई डी एक्स, ए एक्स का अलग करोगे, प्लस डी बाई डी एक्स इस बी का अलग करोगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस बी। ए बाहर आ जाएगा भाई, ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो अगर ए के साथ एक्स है ना तो ए समझ लो, है ना, ये समझ लो ये ए है ना, अगले स्टेप में से बाहर लिख लोगे भाई। और आपको पता है कि फिर x के रिस्पेक्ट में x का तो 1 होता है ना, इतने का तो 1 होता है, 1 इंटू ए कितना आ जाएगा, a आ जाएगा भाई, और ये कांस्टेंट है b, तो इसका हो जाएगा 0 यार, ठीक है। यहाँ पे x के अलावा जो a b c d सब कुछ नजर आ रहा है उसको कांस्टेंट मान के चलना आपको। तो a प्लस 0 a होता है, a को पहले ले आओ यार, a कॉस ए एक्स प्लस में b। देखो अब यहाँ तक तो मैंने सारे स्टेप करके दिखाए, है ना, बट इतने सारे स्टेप एक एक करके जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आ जाओ, है ना, यहाँ पे क्या माना y बराबर सेक के अंदर क्या है 10 अंडर रूट एक्स, ये है भाई, ठीक है, ये है अपने पास। देखो अब हम क्या करेंगे, है ना, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह क्या उसकी वैल्यू रख दो भाई, y की वैल्यू देखो ये है ना, y की वैल्यू क्या है, सेक के अंदर क्या है 10, उसके अंदर थीटा क्या है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ चेन रूल आपको बिल्कुल और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें लाइट कम हुई है क्या, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा। कैसे कैसे, ध्यान से देखना। सबसे बाहर मुझे क्या मिल रहा है, देखो जो भी सब कुछ है वो पैक है सेक के अंदर, सब कुछ सेक के अंदर पैक है। तो सोचो कि अगर ये x होता, अगर ये x होता तो सेक x का फॉर्मूला लगता। फिर से समझ लो, ठीक है, फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो सब कुछ इसके अंदर पैक है सेक, है ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए समझो x। और अब आपको पता है कि यार अपने पास फॉर्मूला क्या है ना, अपने पास फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स सेक एक्स, है ना, ये क्या होता है, ये होता है सेक एक्स टेन एक्स, ये होता है भाई, है ना। लेकिन अगर यहाँ x होता और यहाँ x होता, मतलब यहाँ x है यहाँ x है, तब ये फॉर्मूला आता ना। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखो यार, है ना, ये होगा सेक x टेन एक्स, है ना, लेकिन भैया x की जगह तो x है ही नहीं, ये तो कुछ और तामझाम दिख रहा है मुझे,
है ना। और ये तामझाम क्या नज़र आ रहा है, ये तामझाम नज़र 10 के अंदर रूट एक्स, है ना। तो जो हम ये लिख रहे थे सेक एक्स 10x, असलियत में ये x होता तो यहाँ पे x आता ना भाई। अब वो x नहीं है, तो x नहीं है तो वही लिखोगे जो है, क्या है 10 के पास रूट एक्स। फिर से यहाँ पे आया 10 के पास रूट एक्स। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म ही नहीं होगी। कहानी यहाँ पे ख़त्म क्यों नहीं होगी, क्योंकि बाहर वाला आपने कर दिया इनटू में डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ये भी तो आएगा 10, है ना, ये भी तो आएगा कि भाई 10 के अंदर अगर रूट एक्स हो तब। और क्योंकि अब इसके अंदर 10 के अंदर एक्स नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो अभी भी कहानी खत्म नहीं होगी। डी बाई डी एक्स मतलब कि जब तक ये दोनों चीज़ें सेम ना मिल जाए करते जाओ, है ना। अब यहाँ पे देखोगे ये हो गया रूट एक्स, इसका भी करोगे। फिर आगे एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स भी होता है असलियत में ये भी होता है डी बाई डी एक्स, और अंदर क्या मिलेगा रूट के एक्स। बट ये 1 होता है, इसलिए हम ये वाला स्टेप कई बार लिखते नहीं है, ये वाला स्टेप कई बार लिखते नहीं है। मतलब चेन रूल जो कब रुकता है, जब तक आपको एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स ना मिल जाए। यहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था, उसमें भी यही चीज़ थी, देखो, है ना, जब तक आपको एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स ना मिल जाए भाई। ठीक है, अब क्योंकि ये वाले का आंसर हमेशा 1 आता है, इसलिए ये वाला स्टेप कई बार लिख के दिखाते नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि वो होता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब अगर आप देखोगे तो ये चीज़ तो आप कर चुके हो सॉल्व यार, इसको तो ऐसे उतारो, है ना, इनटू 10x का क्या होता है भाई। अब यहाँ फॉर्मूला इसका भी लिखूँ क्या, लिख देता हूँ, है ना। 10x का क्या होता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स 10x, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर वहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो रूट x है ना, तो भैया आप रूट x ही लिखोगे। अब इसी रूट x की वजह से कहानी आगे बढ़ी। अगर यहाँ x होता तो यहीं पे कहानी रुक गई होती, अगर यहाँ पे x होता तो कहानी यहीं रुक जाती। बट क्योंकि रूट x था तो एक स्टेप और आगे गए। और मैंने आपको अभी समझाया था कि भैया रूट x का डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखना 1 बाई, है ना, 2 रूट एक्स, है ना। ये भी फॉर्मूला लिख दूँ क्या कहीं, देखो यार जो बॉक्स में बंदे ना ये फॉर्मूले, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स मैंने आपको बताया था 1 बाई 2 रूट एक्स होता है ना। तो मतलब हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स, है ना। अब यार अलग से 1 मल्टीप्लाई करके फर्क पड़ना नहीं है तो हटा सकते हो। तो ये आ गया इसका डिफ्रेंसिएशन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। जो बॉक्स में है ये फॉर्मूले हैं भैया, क्वेश्चन के राइट में कहीं लिखना अलग से, है ना, ये आप अलग से कहीं लिखना, ठीक है। फॉर्मूला अलग, ये अलग। बात समझ में आ रही है इतनी, बात समझ में आ रही है इतनी, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने चढ़ जाता हूँ। चौथा क्वेश्चन हो गया। पाँचवें की बात करते हैं। पाँचवें में फिर से हम क्या करेंगे यार, जो अब तक करते हैं पहले लिखेंगे माना, है ना, y बराबर जो भी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है साइन ax प्लस बी, नीचे कितना है, नीचे है कॉस, नीचे है कॉस cx प्लस डी। आपको याद रखना है भैया कि यहाँ पर a b c और d कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, x को सिर्फ वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे, है ना। भले यहाँ लिखा नहीं अलग से, बट यही करना है आपको, ठीक है। अब अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ, है ना, इसका अवकलन करूँ, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है लिख दो, y यहाँ पर है साइन ax प्लस बी बाई कॉस cx प्लस डी। ठीक है, ये हटाइए दो यार, ये आ गया। अब देखो ना, अब यहाँ पे लगेगा कोसेंट रूल भाई, है ना। कोसेंट रूल क्या कहलाता है कि भाई अगर u बाई वी हो, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना हो, तो जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव निकालो, नीचे वाला मल्टीप्लाई में लिखो, है ना, फिर माइनस लगाओ। चलो इसके बाद की बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो जो ऊपर है वो क्या है, ऊपर है साइन ax प्लस बी, इसका डेरिवेटिव निकालो, है ना। इनटू में भी आया, यानी कि यहाँ पे इनटू में नीचे वाला v बोल रहे हैं, तो नीचे वाला इनटू में लिखो cx प्लस डी, फिर माइनस लगाओ, है ना। यही तो किया था ना हमने भाई, यही किया था ना हमने। फिर माइनस के बाद क्या करना होता है, ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे का डिफ्रेंसिएशन, फिर नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ऊपर वाला एज इट इज़, ऊपर वाला क्या है साइन ax प्लस बी, है ना, तो ये ऊपर वाला है ना, ये एज इट इज़,
ठीक है, डी बाई डी एक्स किसका, नीचे वाला जो भी यहाँ पर है, ठीक है, तो ये लिख दिया। ठीक है, फिर क्या आता है साहब, फिर आता है डिवाइड। डिवाइड किसका, जो भी नीचे है उसका स्क्वायर, नीचे क्या है cos cx प्लस डी, इसका क्या स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो, ये कोसेंट रूल है, ठीक है ना, जब एक फंक्शन ऊपर हो दूसरा नीचे हो, ऐसे फंक्शन बाई फंक्शन। तो यहाँ से अब क्या होगा भाई, यहाँ पे अब जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ पे साइन, ठीक है, यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का होता है कॉस, साइन का होता है कॉस। क्या यहीं पे कहानी खत्म हो गई, नहीं भाई, देखो अगर ये साइन एक्स होता तब एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होता तो ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कुछ और आ रहा है भाई, तो इसका चेन रूल लगेगा इतने में, है ना, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी इतने की, इतने फोकस करना अभी, ठीक है। तो अगर साइन का कॉस हुआ, अब ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए एक्स का हो जाएगा ए, क्योंकि एक्स का 1 होता है, 1 इंटू ए, बी का 0 यानी कि ए आ जाएगा, तो ए को मैं पहले लिख दे रहा हूँ ऐसे, है ना, और यहाँ पे इंटू में क्या है जो भी लिख दो, इंटू में क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी। आई बात समझ में, आई बात समझ में, तो ये सिर्फ इतने का डिफरेंशिएशन था, ठीक है ना, वो अलग था। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस, ठीक है, ये तो ऐसे रहेगा माइनस साइन, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका करो, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन सी एक्स प्लस डी, लेकिन चेन रूल के हिसाब से फिर अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो सी एक्स का क्या हो जाएगा, सी डी का 0 यानी सी आ जाएगा, तो सी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और नीचे जो भी है भाई, नीचे जो भी है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये अपने पास जो भी आ रहा है यहाँ लिख देते हैं, ये आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, हो गया। अब देखो, अब इसके बाद अगर आप इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करो अगले स्टेप में, अगले स्टेप क्या बल्कि यहीं कर देते हैं, देखो जो ये नीचे है ना डिवाइड में, इसको मैं अलग अलग लिख दूँ, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो अगर मैं अलग अलग लिखूँगा ना ऐसे, इसके नीचे अलग आ गया, है ना, और इतने के नीचे अलग आ गया जो प्लस के बाद, यार ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो देखो ये क्या बनेगा, देखो ये क्या बनेगा, यहाँ पे आया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है अपना डी वाई बाई डी एक्स, अगर आपको किताब से मैच करना है तो छोड़ वहाँ भी सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सी एक्स प्लस डी वाला थीटा इसके पास है ना, ये तो नहीं है, तो ये तो कुछ नहीं होगा, तो यानी कि ये ए कॉस एक्स प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी है ना इसका थीटा, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर देखो कॉस सी एक्स प्लस डी है, ये भी कॉस सी एक्स प्लस डी, एक बार कट जाएगा, है ना, एक बार कट गया होगा तो यहाँ पे 1 बचा होगा, तो 1 बाई एक बार तो cos सी एक्स प्लस डी बचा रहेगा, 1 बाई कोस क्या होता है, सेक होता है भाई, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके बन जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। बात समझ में आ गई। प्लस यहाँ पर देखो ए एक्स प्लस बी को तो कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ सी एक्स प्लस डी है, तो भाई जो साइन ए एक्स प्लस बी है इसको ऐसे रहने दो। अब देखो यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है। अब जो ये कॉस स्क्वायर है ना इसको आप समझ लो कॉस इंटू कॉस, है ना, इसको आप क्या समझ लो कॉस इंटू कॉस। कहने का मतलब है कि जो ये स्क्वायर था, है ना, ये स्क्वायर हटाओ और क्या करो कि ये जो चीज़ है क्या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये इंटू में ये तो स्क्वायर ही तो रहेगा यार, है ना। तो यहाँ से साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 सी एक्स प्लस डी, 10 सी एक्स प्लस डी, है ना। तो ये 1 और ये वाला 1 बाई कोस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। इस फॉर्मेट में आपकी एनसीईआरटी में आंसर है तो इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। बाकी कोई ऐसा इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6। अब ये भी बहुत आसान है, इसमें हम क्या बोलेंगे शुरुआत में, है ना, वही जो बोलते हैं पहले, माना y बराबर क्या है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5, है ना। तो यहाँ से अगर x के सापेक्ष में करें dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। देखो आप क्या करो, इस पूरे को
इस पूरे को एक फलन मानो अलग, इस पूरे को एक मानो अलग थोड़ी देर के लिए, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए u समझ लो, इसको v समझ लो। तो अभी आपने क्या पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, आपने पढ़ा था कि भाई u v का अगर हमें निकालना है अवकलन, है ना, अवकलज, तो ये होता है u डैश v प्लस u v डैश, है ना। यानी कि जो पहले है, पहले क्या है, पहले यहाँ पे cos x क्यूब है, इसका हमने, है ना, डिफ्रेंशिएट किया इसको, इनटू में क्या हो जाएगा भाई, इनटू में दूसरे वाला ऐसे रहेगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, फिर प्लस, है ना, प्लस यहाँ पर, ठीक है ना, ये इतने के लिए से डिफ्रेंशिएशन वो अलग है, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे क्या आएगा, पहले वाला ऐसे ही, पहला क्या है कॉस एक्स क्यूब, फिर डी बाई डी एक्स दूसरे वाले का, ना, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा वाला क्या है साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। अब जरा देखना क्या आएगा ये, है ना, cos x क्यूब है, थोड़ी देर के लिए समझो। तो cos x का क्या होता माइनस साइन एक्स, है ना, लेकिन ये x नहीं है भाई, इसका थीटा x क्यूब है। अगर ये x क्यूब है तो फिर से इसमें चेन रूल लगेगा, मतलब यहाँ पर, है ना, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 तो ऐसे ही रहेगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस, है ना, कॉस का ऐसे रहेगा कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है। मतलब क्या है ना, ये इसको ऐसे समझो कि ये जो स्क्वायर होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ऐसे स्क्वायर लगा हुआ है यार, एक ही बात होती है ना। तो मतलब स्क्वायर के अंदर समथिंग है, तो मतलब वो क्या होगा, इसको पूरे को x समझ लो, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, है ना, इसका क्या होता है 2x, लेकिन x की जगह x नहीं है, x की जगह तो भैया है साइन x की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैंने क्या बोला कि अगर ये x होता तो एक्स स्क्वायर का क्या आता 2 इंटू में x आता, लेकिन ये x तो नहीं था ना, तो भाई चेन रूल लगेगा फिर से, ये x नहीं था तो अंदर आओगे, स्क्वायर को भूल जाओ, अंदर आओ, इसके अंदर वाला फंक्शन क्या है साइन समथिंग, तो साइन समथिंग का क्या होगा कॉस समथिंग, यानी कि कॉस समथिंग की जगह क्या है एक्स की पावर 5। अब अंदर फिर से यार अगर ये x होता तो काम रुक जाता है यहीं पे, बट ये क्या है एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x की पावर 4, 5 पहले आएगा, x की पावर 5 में से एक गया 4, है ना, फिर x का तो 1 होगा, तो वहीं छोड़ दो। ये समझ में आया यहाँ तक। अब इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखें, थोड़ा और अच्छे से लिखें तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस, है ना, थोड़ा अरेंज करते हैं अच्छे से, बड़ी पावर पहले लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है या साइन एक्स की क्यूब है, तो इसको पहले लिखो, है ना, हालांकि ऐसा करना जरूरी नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, और ये क्या है यहाँ पे है साइन एक्स क्यूब, है ना। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये थीटा पूरा तो नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये अलग है भाई, है ना, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, कितना है 3x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आओगे तो जरा देखना 2 गुणा में कहाँ गया, ये रहा 5, 2 गुणा में 5 कितना 10, है ना, और x की पावर 4 पहले लिख दिया, और इसमें सबसे बड़ी पावर क्या नज़र आ रही है साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स रेज टू द पावर 5 कॉस एक्स रेज टू द पावर 5, और ये कॉस एक्स की पावर 3, बस मैंने अरेंज किया यार आगे पीछे, है ना। 2 गुणा में 5 कितना हो गया 10, एक्स की 4, ये रहा साइन एक्स की 5, कॉस एक्स की 5, कॉस एक्स की 3। अगर आप अपनी किताब में से आंसर मैच करना चाहते हो ना, तो देखो वो इन्होंने क्या किया, इसको पहले लिख दिया है ना, इसको पहले लिख दिया है, और ये क्योंकि माइनस में था ना, तो इसीलिए इसको उन्होंने इसको ऐसे बाद में लिखा है ना, एक ही चीज़ है यार। तो यहाँ से आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये आ गया इसका अवकलज, ठीक है। और हमने करा जो प्रोसेस वो क्या अवकलन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये छठा था। सातवां देखो यार, सातवां और आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना y बराबर क्या है 2 वर्गमूल के अंदर क्या है कोट, फिर क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यार अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपसे क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एक, ठीक है, कौन सा, कि भाई डी बाई डी एक्स वर्गमूल एक्स अगर आपको नज़र आ जाए तो आप याद रखना ये होता है 1/2 वर्गमूल एक्स, है ना, ये मैंने बताया था ना। अब एक काम करो ना यहाँ पे, अब एक काम करो यहाँ पे,
अंदर जो भी इसको अगर आप x समझो थोड़ी देर के लिए, है ना, तो यहाँ से, है ना, अगर मैं इसका अवकलज निकालूँ तो dy बाई डी एक्स आपको कैसा नजर आएगा, तो 2 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, है ना। इसका अवकलज क्या होगा 1/2 रूट, ये x आता बड़ा सा, बट दिक्कत ये कि भाई ग्रीन वाले x ने छुपा रखा है ना कुछ, ये x थोड़ी है, ये तो कुछ और है भाई, है ना, कुछ और, क्या जो भी है वो लिख दोगे यार, है ना। ये क्या है cot x स्क्वायर, cot x स्क्वायर, है ना, इनटू में अब क्या होगा भाई, इनटू में अब क्योंकि चेन रूल लग जाएगी, क्योंकि अगर ये x होता तो यहीं पे कहानी रुक जाती है ना, अगर ये x होता तो ये x आ जाता, लेकिन अंदर cot है भाई, तो अब क्या होगा डी बाई डी एक्स इस कॉट एक्स स्क्वायर का, लेकिन फिर से अभी कहानी रुकेगी नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं रुकेगी यहाँ पे कहानी, क्योंकि भाई देखो अब यहाँ पे अंदर अगर x होता तो हमें रुक जाते, लेकिन अंदर एक्स स्क्वायर है, तो भाई डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर पे भी जाएगा, है ना। असलियत में कहानी यहाँ भी नुकती, फिर से बोल रहा हूँ, फिर ये आता डी बाई डी एक्स अंदर क्या है एक्स स्क्वायर के, बट ये 1 ही होता है इसलिए हम लिखते नहीं है, चलो इस बार मैं लिख भी दे रहा हूँ, है ना, या तो यार हर बार नहीं लिखा तो हटाओ, 1 ही रहता कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ से क्या होगा भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बच रहा है 1 डिवाइड बाई, ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर है कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू, है ना। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला आना चाहिए कॉट का, मतलब डिफरेंशिएशन कॉट का क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका यूज होगा डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, ये क्या होता है भाई माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसका क्या होगा, इसका होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स है ही नहीं इसके पास तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आएगा, अब क्योंकि इसके पास एक्स स्क्वायर था इसलिए एक्स स्क्वायर अलग से करना पड़ा, उसका कितना होता है 2x, उसका कितना होता है 2x, समझ में आ रही बात, तो ये आएगा भाई इसका पूरा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 देखो यार, ये तो आसान है खैर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना y इज इक्वल टू जो भी है, यहाँ पर क्या है cos अंडर रूट एक्स, तो यार x के सापेक्ष में अगर मैं इसका अवकलन करूँ तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस, इसको थोड़े के लिए x ही समझो, तो ये क्या होता है, ये होता है माइनस साइन x, लेकिन x है ही नहीं, यहाँ पर तो रूट x है, फिर इनटू में चेन रूल लगेगा तो इसका अलग से आ जाएगा, फिर x का तो खैर 1 होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1 बाई, है ना, इसका तो मैंने बताया था 1 बाई, है ना, तो इनटू में 1/2 रूट एक्स, है ना। अब इनटू में 1 अलग से लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा यार। और यहाँ पे रूट एक्स से रूट एक्स मत काट देना भाई, वो थीटा है साइन का, मल्टीप्लाई में नहीं है ना, तो काट मत देना। तो ये हो गया 8वां। अब 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वें कह रहे सिद्ध कीजिए कि जो ये फलन है x बिलोंग टू r x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि देखो f ऑफ x क्या है, पहले अच्छे से लिख लो, f ऑफ x क्या है भाई, है ना, मापांक फलन के अंदर है x माइनस 1, ठीक है। किसके लिए डिफाइंड है ये, फॉर ऑल x बिलोंग टू r। चेक कहाँ करना है, x बराबर 1 पर, चेक कहाँ करना है, x बराबर 1 पर, है ना, हमें चेक कहाँ करना है, x बराबर 1 पर। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैंने आपको बताया था कि हम कैसे चेक करते हैं, याद आ रहा है, कहाँ बताया था, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर x बराबर c पर चेक करना है, जैसे अपने को करना है x बराबर 1 पर, तो c की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 1 पे चेक करना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर आएगा तभी हम क्या बोलेंगे, फलन c पर अवकलनीय है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि ये f डैश c नेगेटिव, जैसे अपने केस में 1 है तो f डैश 1 नेगेटिव, ठीक है। और इसमें f डैश c पॉजिटिव मतलब f डैश 1 पॉजिटिव, क्योंकि हमें 1 पे चेक करना है। तो ये क्या होता है, लिमिट h गोज टू 0 c माइनस h माइनस f ऑफ c माइनस h, और राइट में वो होगा। अंतर क्या आएगा, जो हम सवाल कर रहे हैं भैया उसमें c की जगह 1 है तो यहाँ 1 नेगेटिव नजर आएगा, जहाँ जहाँ c है वहाँ 1 रख देना, है ना, लेफ्ट वाली लिमिट नजर आएगी, और राइट में भी 1 रख देना c की जगह, तो राइट हैंड लिमिट नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव नजर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, तो चलो, है ना,
अगर बात समझ में आ रही है तो चलो फिर करते हैं। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब जो अपना एफ डैश 1 पे चेक करना, 1 नेगेटिव आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट, याद करो h कहाँ पे अप्रोच करेगा, 0 को। f के अंदर यहाँ पे क्या था, c माइनस एच, माइनस में क्या था एफ ऑफ c डिवाइड बाई क्या था माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं 1 नेगेटिव। बस आपको करना क्या है कि जो c है ना इसकी वैल्यू 1 है भाई, क्योंकि जिस पे चेक करना होता है उसी को c मानते, तो 1 पे चेक करना है भाई। बात क्लियर है अगर यहाँ तक तो, और आगे चलो। तो ये हो जाएगा लिमिट h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अब फलन क्या है, मापांक फलन, है ना। तो यहाँ पे हम मापांक फलन पुट कर देंगे, देखो यानी कि मापांक फलन f1, देखो अब सिंपली सोचो, अगर x पुट कर रहे हैं तो x माइनस 1 आ रहा है, मतलब जो भी पुट करेंगे वो -1 आएगा। तो कहने का मतलब अगर 1 माइनस एच पुट करूंगा तो यहाँ पे 1 माइनस एच माइनस 1 आएगा। जिसको नहीं समझ में आया समझ लो कि ये x की जगह है, x माइनस 1 ही तो था, और x की जगह ये ना x है, देखो है ना, x माइनस 1, x की जगह क्या 1 माइनस एच पुट कर देना है। बात समझ में आ गई, x की जगह आपने 1 माइनस एच पुट किया, अब फलन में ही x माइनस 1 था तो ये x माइनस 1 रहेगा ना भाई, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद है माइनस, तो माइनस लगाओ, f ऑफ 1, f क्या है मापांक फलन, है ना। तो यहाँ पे f ऑफ 1 कैसे नजर आएगा भाई, अगर यहाँ पे आप x की जगह 1 रखोगे तो x की जगह 1 कैसे नजर आएगा, मापांक के अंदर 1 माइनस 1, तो f ऑफ 1 कैसे नजर आएगा ये, है ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, बहुत सीधी सी बात है। नीचे कितना है यार, माइनस एच है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0, है ना। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया भाई, 1 माइनस 1 हो गया 0, तो माइनस एच बचा हुआ है ना। तो ये मापांक फलन है तो माइनस हट जाएगा, h आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पे हम 0 माइनस 0 प्लस नहीं कर रहे हैं, हमने जो माइनस आता उसके बदले ही माइनस लगा दिया। अगर आपने शुरू में लेक्चर देखा था तो किताब में क्या कर रखा है, यहाँ माइनस अलग से लगाया तो यहाँ पर भी प्लस लगा रखा है, बट वो माइनस बैलेंस हो गया, यानी h यहाँ पर आपको मान के चलना है 0.000 डैश डैश 1 ही ले रहे दोनों केस में, LHL में भी, LHLD में भी और LHD में भी और RHD में भी, है ना। वो सारी बातें मैं समझा चुका हूँ। तो मतलब यहाँ पर क्या है यार, इसका नेगेटिव हट जाएगा, चलो मैं पूरा ही करता हूँ पहले। यहाँ पर ये आएगा माइनस में, ये हो जाएगा mod 0, चलो मैं ये स्टेप भी लिख ही देता हूँ यार, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, है ना, तो ये क्या होगा भाई, ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0, इसका क्या हो जाएगा h, और ये तो 0 हो गया, नीचे क्या बचेगा माइनस एच, तो ये कट के -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0, और यहाँ तो -1 ही आया, h पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो आंसर आ गया -1, यानी कि यहाँ पे, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो ये आ गया भाई। अब अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, है ना, यहाँ पे, है ना, मैं RHD की बात करूं, किसकी, राइट हैंड डेरिवेटिव की, है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या भाई, f1 नहीं बल्कि f डैश 1 के पॉजिटिव साइड से, तो ये क्या होगा, है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जिसको ये कन्फ्यूजन थी ना, जिसको ये कन्फ्यूजन थी कि यहाँ पे h क्या है, तो अगर ये 1 से छोटा सा कम है तो भैया 1 से छोटा सा कम करने के लिए h क्या होना चाहिए, 0.001, h के अंदर माइनस छुपा होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना यार वो, यानी h के अंदर माइनस नहीं छुपा हुआ, h के अंदर माइनस नहीं छुपा हुआ भाई, है ना, क्योंकि अगर h भी नेगेटिव होगा यहाँ पे तो माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाना चाहिए था, जबकि मुझे चाहिए 1 माइनस। बात समझ में आ रही है, तो ऐसे भी आप कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम आए, यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0, है ना, f c प्लस एच, सी की जगह क्या है 1, तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ c, सी की जगह क्या है 1 डिवाइड बाई यहाँ पे h आएगा भाई, माइनस एच नहीं आएगा, RHD निकाल रहे हो आप, वहाँ पर माइनस एच आया था, ठीक है। तो यहाँ पर, है ना, किताब में देखोगे तो 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव दिया है, तो वहाँ पे माइनस का अलग हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओगे, है ना, बट आप इसी तरीके से करना, यहाँ पे अगर आप आओगे तो फिर से देखोगे तो भाई ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0, मापांक फलन के अंदर अगर 1 प्लस एच पुट करोगे, है ना, इस वाले के अंदर, मतलब x की जगह क्या पुट कर देना है 1 प्लस एच, तो भाई x की जगह पुट किया ना, -1 तो रहेगा ना भाई,
तो ये 1 + h - 1 नजर आएगा। क्या नजर आएगा? 1 + h - 1। तो नजर आएगा 1 + h, तो x की जगह आया -1, क्योंकि ये x है -1 है ना, तो x -1 था। ठीक है, ये आ गया। और माइनस में क्या है? माइनस में f1, तो अभी हमने देखा 1 - 1 है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 - 1 दिखेगा। डिवाइड बाई क्या है भाई? h है। डिवाइड बाई क्या है? h है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या? चलो यहाँ पे आ जाओ, है ना। ये क्या है? RH D, यानी कि f'1 पे। ठीक है, तो ये -1 + 1 कट गया, तो ये आ गया लिमिट, ये आ गया h गोज़ टू 0। मोड के अंदर h है और माइनस मोड के अंदर 0 है, डिवाइड बाई h है। अब आपको पता है यार h पॉजिटिव ही है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अगर ये 1 + h 1+ आना चाहिए, है ना, 1 से ज़्यादा, तो h को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव यार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मोड h होता है, ये तो 0 हो गया, तो यानी कि h/h आ जाएगा। लिमिट h गोज़ टू 0, और ये सीधा सीधा 1 आ रहा भाई, है ना, h/h 1। तो यहाँ देखोगे एक तरफ तो आपको -1 मिल रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, है ना। यहाँ अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 मिल रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 मिल रहा है। तो आप बोलोगे कि भाई सीधी सी बात है, ठीक है, 1 मिनट इसको छोटा करता हूँ थोड़ा, है ना। यहाँ से आप सीधी सी बात बोलोगे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही बराबर नहीं आ रहा राइट हैंड डेरिवेटिव के। इसका मतलब x = 1 पर अवकलित नहीं है। इसका मतलब कि जो ये भी चीज़, जो भी फलन है, फलन x = 1 पर अवकलित नहीं है। ठीक है, अवकलित नहीं है, ये आ गया अपने पास। ठीक है, और यही हमें दिखाना था, यही हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब बात करते हैं, 1 मिनट अलार्म बंद कर दूँ। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के। अगला भी ऐसे देखो, क्या सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, जो कि ऐसा होता है ना। इसके बारे में तो खैर बहुत बार पढ़ा दिया मैंने आपको यार। ठीक है, f(x) = दिस, है ना, ये x = 1 और x = 2 पर अवकलित नहीं है। तो यार ठीक है, एक एक चीज़ चेक करते हैं पहले। तो मैंने कहा x = 1 पर, ठीक है, x = 1 पर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ LHD की, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो कि होता है f', जहाँ पर भी चेक कर रहे हैं 1 पर कर रहे हैं तो 1 नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h गोज़ टू 0, FC + h C - h, लेफ्ट हैंड वाला निकाले ना, C कितना है? 1, तो 1 - h माइनस f(c), c की जगह 1 है, जिस पे चेक कर रहे हो वो c की वैल्यू ले लो, डिवाइड बाई -h। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से हो जाएगा लिमिट, ध्यान से देखना, h गोज़ टू 0, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर हम क्या रख रहे हैं भाई? हम रख रहे हैं 1 - h। तो हो जाएगा 1 - h माइनस, फिर से अंदर हम क्या पुट कर रहे हैं भाई? 1 पुट कर रहे हैं, डिवाइड बाई क्या है? -h है। अब मुझे बताओ कि ये क्या दे रहा है भाई? लिमिट, ध्यान से देखना, लिमिट h गोज़ टू 0, ये क्या दे रहा है? 1 में से h माइनस कर रहे हो भाई, है ना। h नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, ये मत सोचना कि 0 नेगेटिव लेके चल रहे होगे, नहीं, उसी माइनस के बदले में हमने ऑलरेडी माइनस लगा दिया था यार, वो तो बैलेंस हो गया। अब 0.0001 ही है, ऐसे भी समझ लो, नहीं तो ऐसे भी समझ लो, 1 नेगेटिव बनना चाहिए। तो 1 में से हल्का सा कुछ कम करोगे तभी तो नेगेटिव बनेगा यार। तो ये 1 से हल्का सा कम है भाई, 1 से हल्का सा कम होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 तक पहुंचेगा ही नहीं। ये रहा 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आपने कहीं यहाँ पे वैल्यू दे दी 1 से पहले, तो इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा? 0, है ना। 1 तक आप पहुंचे नहीं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे क्या मिलेगा भाई? 0, क्योंकि 1 से कम हो गया, तो ये तो 0 दे रहा है यार सीधा सीधा। माइनस 1 पे क्या मिलेगा भाई? है ना, 1 पे क्या मिलेगा भाई? 1 पे तो 1 मिलेगा भाई, डिवाइड बाई, है ना। अब यहाँ पर क्या है? -h, यहाँ पर क्या है? माइनस, और h किसको अप्रोच कर रहे हैं? 0 को। यहाँ पर ये नॉन जीरो डिवाइड बाई 0 है भाई। अब ये 0 एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ये 0 को ही अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट रखोगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा यार, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया इन्फिनिटी, ठीक है ना, माइनस से माइनस कटेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, देखो अगले स्टेप में 0 - 1 तो -1 ही होता है, तो अगले स्टेप में तो माइनस से माइनस कट जाएगा यार। अगर याद रखना, अगर ऊपर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए और नीचे जो भी है वो 0 को ही अप्रोच करता रहे, इसके आगे हम और कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो ये इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। मतलब फाइनाइट तो आंसर ही नहीं आया। जब फाइनाइट नहीं आया ना, आप यहीं से बोल सकते हो कि इसका जो भी
डेरिवेटिव वो इस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा 1 पे। क्यों? क्योंकि राइट साइड अब कुछ भी आ जाती हो, चाहे भले राइट साइड भी इन्फिनिटी आ जाए, एक इन्फिनिटी भी दूसरे इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता। मतलब जो LHD RHD बराबर आते हैं ना, वो फाइनाइट बराबर आने चाहिए, इनफाइनाइट में नहीं। आप इन्फिनिटी को कंपेयर भी नहीं कर सकते ना। तो अगर मैं RHD ना भी निकालूँ ना, तब भी मैं यहीं से बोल सकता हूँ, क्योंकि ये तो अगर एक भी इन्फिनिटी आ गया ना LHD RHD में से, दूसरे को बिना चेक किए भी हम बता सकते हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। RHD की बात करते हैं, तो RHD मतलब क्या, f'(1) पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ c प्लस एच, सी कितना है 1, तो 1 प्लस एच, माइनस में f ऑफ c यानी कि f ऑफ 1 डिवाइड बाई कितना होता है भाई, h होता है। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम 1 प्लस एच पुट कर रहे हैं, माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन में हम 1 पुट कर रहे हैं, है ना, यहाँ 1 प्लस एच, यहाँ 1, डिवाइड बाई ग्रेटेस्ट मतलब महत्तम पूर्णांक फलन, और यहाँ पे आ रहा है h। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 प्लस एच 1 देगा भाई, तो ये आ गया लिमिट h गोज टू 0, है ना, यहाँ क्या मिल रहा है 1, माइनस ये भी 1 देगा। अच्छा ये कैसे आ रहा है, और नीचे h, ये 1 माइनस 1 क्यों आ रहा है यार, ये 1 प्लस समथिंग है ना, यानी कि 1.000 डैश 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 कहीं जाके 1 है, यही तो है 1 प्लस एच का मतलब, 1 प्लस एच का मतलब, या फिर आप यहाँ से भी देख लो, ये 1 प्लस है भाई। तो एक से ज़्यादा आपने दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, हल्का सा ज़्यादा, तो ये तो आपको 1 रिटर्न करेगा ना भाई। ये अगर आप मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दे दूँ तो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा भाई। इसीलिए यहाँ पर क्या रिटर्न हो रहा है, 1 रिटर्न हो रहा है। और ये f ऑफ 1 तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 0, 0 डिवाइड बाई समथिंग, जो कि 0 तो नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है भाई, तो 0 को अप्रोच कर रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, 0 बाई नॉन 0 0 होता है। इसमें ये वाला रूल लगेगा, ठीक है, बात समझ में आई, इसमें ये वाला रूल लगेगा, जबकि यहाँ नहीं। यहाँ आप बोलोगे तो कांस्टेंट था, ये 0 के पास जाना चाहता है, तो जब ये 0 के पास जाएगा तो कांस्टेंट डिवाइड बाई बहुत छोटी वैल्यू है, कांस्टेंट डिवाइड बाई बहुत छोटी वैल्यू है भाई, ये कांस्टेंट 1 बाई समथिंग बहुत छोटा है ना, तो पॉइंट हटाओगे तो जो ये 0 बढ़ते ही जाएंगे, यानी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। बट वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ क्या है, वहाँ ऊपर 0, तो जब ऊपर 0 हो, नीचे 0 के पास हो कुछ बहुत, तब उसका आंसर 0 आता है। लेकिन अगर ऊपर नॉन 0 हो, नीचे 0 के बहुत कुछ पास हो, तो इनफाइनाइट है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना, फिर से समझा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है। मैंने कहा ऊपर नॉन 0, नीचे समथिंग गोज टू 0 हो, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। लेकिन अगर ऊपर 0 आ जाए, भाई यही तो है, ये 0 ही तो है, ऊपर 0 आ जाए, नीचे समथिंग 0 एग्जैक्टली नहीं है भाई, ये एग्जैक्टली 0 होता तो कहानी बदल जाती है, वो तो डिफाइंड ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर h एग्जैक्टली 0 थोड़ी है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यानी है तो नॉन 0 ही, तो 0 बाई नॉन 0 0 होता है। बात क्लियर हुई क्या यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं LHD RHD बराबर नहीं आ रहा ना, देख लो यार, है ना, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। इसका मतलब है ना, किस पे चेक किया हमने, ये 1 पर, 1 पर जो ये फलन है ना, यानी कि x बराबर 1 पर, है ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर जो फलन है ये अवकलित नहीं है, ये अवकलित नहीं है भाई, नहीं है। अब आपको 2 पे अलग से चेक करके दिखाने की जरूरत नहीं है भाई, हम यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, क्योंकि 2 में भी कुछ अंतर नहीं आएगा, सेम कैलकुलेशन, सेम लॉजिक, सब कुछ सेम लगना है भाई, इसीलिए आपको ये अलाउड है, आप लिखो इसी प्रकार x बराबर 2 पर भी, क्योंकि 2 भी तो क्या है भाई, इंटीजर ही है ना, तो वैसे बिहेव करेगा, अवकलित नहीं है। और अगर आपको लग रहा है भैया आप ज़्यादा मेहनती हो, तो बस कर लेना यार, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 कर देना, सेम लॉजिक लगेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमने 1 पे चेक किया, क्योंकि 1 जैसा ही 2 होता तो सेम एज लिख के छोड़ दिया, ठीक है। बाकी आप 2 पे करना ही चाहते हो तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 करके देखो, सेम आएगा आंसर यार। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 5.2, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।